आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वक्फ बोर्ड के फैसले की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा। शशि थरूर के समर्थन में उतरे दिग्गज कांग्रेसी, बोले पार्टी ने लिस्ट से बाहर रखकर किया अपमान। तालिबान के पीछे पड़ गया है चीन, धमकी देकर कराई पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती। पहलगाम हमले के बाद महिला सैनिकों ने भी दिखाई बहादुरी, 600 से ज्यादा गोले दागे। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, अमेरिका में इजरायली राजनयिकों की हत्या पर बोला भारत। ईरान पर जल्द हमला कर सकता है इजराइल, मौके के इंतजार में बैठे हैं नेतन्याहू। किन मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका बना रहा है गोल्डन डॉम डिफेंस सिस्टम। ऐश्वर्या दे रही थी कांस में पोज, गैर मौजूदगी में इस एक्ट्रेस संग डिनर करने पहुंचे अभिषेक बच्चन। प्रभात की फिल्म छोड़ दीपिका ने थामा है साउथ स्टार का दामन, 8 घंटे ही दिन में करेगी काम। और प्लेऑफ में पहुंचकर भी टेंशन में होगी गुजरात की टीम। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुरुवार को एक दिलचस्प संवाद सामने आया। केंद्र सरकार के उस तर्क की भी वक्फ केवल दान है और इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा, वक्फ ईश्वर को समर्पण है, परलोक के लिए। यह केवल समुदाय के लिए दान नहीं बल्कि ईश्वर के लिए समर्पण है। इसका उद्देश्य आत्मिक लाभ है। सिब्बल के इस तर्क पर चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हिंदुओं में मोक्ष की अवधारणा है। उनके साथ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ईसाई धर्म में भी स्वर्ग की आकांक्षा होती है। कांग्रेस नेता के सुधाकरन ने शशि थरूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश दौरे पर जाने वाले नेताओं की कांग्रेसी सूची से बाहर रखने पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे थरूर का अपमान बताया। सुधाकरन का कहना है कि शशि थरूर एक सक्षम नेता और पार्टी के वफादार सदस्य हैं, इसलिए उन्हें इस तरह अलग थलग करना ठीक नहीं है। थरूर को केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि कांग्रेस ने इसके लिए आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे, लेकिन सरकार ने थरूर को चुना, जिससे विवाद हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुधाकरन ने थरूर के पार्टी छोड़ने की अफवाहों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने थरूर से बात की और उन्हें विश्वास है कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर राहत महसूस करने की बात कही और कहा कि वह पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। भारत को घेरने के लिए चीन अब अफगान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की खटास को मिठास में बदलने की कोशिश में जुट गया है। हाल ही में बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की अहम मुलाकात हुई। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत ने काबुल में तालिबान सरकार के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए। सूत्रों के मुताबिक भारत के इस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चीन ने तालिबान पर दबाव बनाया है कि वह पाकिस्तान के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्तों को सुधारे। चीन के इस दबाव का असर भी दिखा और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीजिंग दौरे के दौरान तालिबान के आमिर खान मुत्तकी भी वहां पहुंच गए। यह मुलाकात न केवल क्षेत्रीय समीकरणों को बदलने की कोशिश है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद भी छिपा है। पहलगाम के हमले के बाद भारतीय सेना के तोपखाने के तोपची ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में घुसपैठ के लिए बनाई गई 20 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि हमें आदेश मिला तो 7, 8 और 9 मई को 600 से अधिक गोले दागे और दुश्मन की 20 चौकियों को तबाह कर दिया। बीएसएफ के डीजे ने कहा कि सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला सैनिकों ने खूब बहादुरी दिखाई। हमें वास्तव में उन पर गर्व है। सेना के अनुसार सटीक हमलों ने दुश्मन के रसद, सामग्री और मनोबल को कमजोर कर दिया।
सेना ने पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तबाह हो चुकी पाकिस्तानी चौकियों पर लक्ष्य अभ्यास का एक वीडियो जारी किया, जहां 3 दिनों तक तोपों को कार्रवाई करते हुए देखा गया। अधिकारी ने कहा कि भारतीय सैनिकों के हमले का जवाब देने में विफल रहने पर पाकिस्तान ने आम लोगों के क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से पुंछ सेक्टर में लोगों की मौत हुई। पुंछ सेक्टर में लगभग 2 सप्ताह पहले तनाव बढ़ गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में इजरायली राजनयिकों की हत्या की सख्त निंदा की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, मैं वॉशिंगटन डीसी में इजरायली राजनयिकों की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवारों और सहयोगियों के साथ है। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने विदेश मंत्री के पोस्ट पर जवाब दिया, धन्यवाद प्रिय मित्र। एक व्यक्ति पर वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। हिरासत में लिए जाने के दौरान वह फ्री फिलिस्तीन चिल्ला रहा था। संदिग्ध की पहचान शिकागो के 30 वर्षीय एलियास रॉड्रिगेज के रूप में हुई है। उस पर बुधवार शाम को कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास गोली चलाने का आरोप है। पीड़ित एक पुरुष और एक महिला एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वे 4 लोगों के समूह में थे। तभी संदिग्ध कथित तौर पर उनके पास आया और गोली चलाना शुरू कर दिया। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले की तैयारी तेज कर दी है। एक्सियोस ने इजराइल के 2 सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और तेहरान के बीच चल रही बातचीत विफल हो जाती है, तो इजराइल ईरान पर तुरंत हमला कर सकता है। इजराइल खुफिया को लगता है कि वार्ता जल्द ही विफल हो सकती है, जबकि पहले उन्हें लगता था कि समझौता होने वाला है। उसने बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौके का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उपनाम का इस्तेमाल करते हुए एक सूत्र ने एक्सियोस को बताया, बीबी परमाणु वार्ता के विफल होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ट्रंप वार्ता को लेकर निराश होंगे और उन्हें आगे बढ़ने देने के लिए तैयार रहेंगे। सूत्रों में से एक ने बताया है कि इजरायली सेना का मानना है कि अगर वार्ता सफल नहीं होती तो इजराइल को तेजी से आगे बढ़ना होगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि आईडीएफ के ऐसा सोचने के पीछे क्या वजह है। अमेरिका ने एक नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम शुरू की है। इसका मकसद अमेरिका को दुश्मन देशों की खतरनाक मिसाइलों से बचाना है। 20 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इसकी घोषणा की। यह सिस्टम $175 अरब की लागत से बनेगा, अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक की सुरक्षा देगा। गोल्डन डोम एक नई तकनीक वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये अमेरिका को बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से बचाने के लिए बनाई जा रही है। इसमें अंतरिक्ष में सैकड़ों सैटेलाइट्स होंगे जो मिसाइलों को लॉन्च होते हुए पकड़ लेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। यह सिस्टम पुराने डिफेंस सिस्टम जैसे थार्ड और एजिस को और मजबूत करेगा। इसे बनाने में अमेरिकी रक्षा विभाग, नोराड, यूएस नॉर्थकॉम और यूएस स्पेसकॉम जैसे संगठनों के साथ काम कर रहा है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जलवा बिखेर दिया। वो व्हाइट कलर की बनारसी साड़ी में नजर आई। उनके इस लुक में सबसे खास बात थी उनका सिंदूर। ऐश्वर्या ने साड़ी के साथ सिंदूर फ्लॉन्ट किया। उनकी फोटो जैसे ही वायरल हुई, ये साफ हो गया कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच सब ठीक है। दरअसल बीते दिनों ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में अनबन की खबरें आई थी। ऐसा कहा गया था कि तलाक तक बात पहुंच गई है। हालांकि अब ऐश्वर्या की तस्वीरों ने खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि इसी बीच अभिषेक बच्चन की फोटो सामने आई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त ऐश्वर्या कांस में थी, उस समय इंडिया में अभिषेक बच्चन मां जया बच्चन के साथ डिनर के लिए गए थे। उनके डिनर में एक्ट्रेस डायना पेंटी भी साथ थी। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए उनकी फोटो सामने आई है। हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण की निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा से खटक हो गई है। अब उनकी फिल्म स्प्रिट में शायद ही काम करे, क्योंकि दीपिका के अब एक दिन में सिर्फ 8 घंटे ही काम करने के लिए नए नियम से संदीप खुश नहीं थे। स्प्रिट की डेट्स दीपिका ने फिल्म जवान के अपने निर्देशन एटली की झोली में डाल दी है।
जो जल्द ही अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ एक मेगा बजट फिल्म करने जा रही है। फिल्म एनिमल के बाद इसके निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा अब एक दूसरी फिल्म शुरू कर नहीं पाएंगे। लोगों को इसकी सीक्वल एनिमल पार्क का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इससे पहले संदीप का वादा प्रभास के साथ फिल्म स्पिरिट पूरी करने का है। इस फिल्म की शूटिंग बीते साल ही शुरू हो जानी थी, लेकिन दीपिका के मां बनने की खबरें आने के बाद संदीप ने इस फिल्म की शूटिंग आगे के लिए टाल दी थी। पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटन आईपीएल 2025 के अपने एक बेहद मैच में बृहस्पतिवार को लखनऊ सुपर जॉयंट्स से खेलेगी, तो उसका इरादा जीत की लय को कायम रखते हुए टॉप 2 पर जगह पक्की करने का होगा। अब तक 12 मैचों में 18 अंक ले चुकी टाइटंस प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के 17 अंक हैं और शीर्ष 2 के लिए मुकाबला रोचक है। गुजरात की टीम भले ही प्लेऑफ में पहुंच गई, लेकिन अगर लखनऊ के खिलाफ आज उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो उनका खेल बिगड़ सकता है। दरअसल गुजरात की टीम के अभी 2 मैच बचे हुए हैं। एक मैच आज लखनऊ के खिलाफ है, वहीं आखिरी लीग में मैच में गुजरात का सामना सीएसके से होगा। गुजरात की टीम अगर दोनों मैच जीतती है तो उसके 24 अंक हो जाएंगे और उसका टेबल में टॉप पर रहना तय है। लेकिन लखनऊ के खिलाफ हार से गुजरात की टीम टॉप 2 से बाहर हो सकती है। ऐसे में उसके पास फाइनल में पहुंचने के 2 चांस नहीं होंगे।